आज हम जानेंगे जेनजी जो नेपाल में इतने बड़े हादसे को अंजाम दिया है उनके बारे में जानेंगे। आखिर ये जेनजी है कौन? तो ये जेनजी जो है यानी कि 1997 से लेकर 2012 तक यानी कि 1997 से लेकर 2012 तक के जन्मे बच्चे ये जेनजी के ग्रुप में आ गए और इन्होंने ही इतनी बड़ी प्रोटेस्ट को अंजाम दिया है कि पूरा नेपाल जल गया। चलिए जानते हैं आखिर में जेनजी प्रोटेस्ट है क्या। इसमें 13 से 28 वर्ष के बच्चे शामिल थे जिन्होंने संसद में आग लगा दिया। सारे नेता जो थे वहां से भागने लगे, कोई उड़कर भागा, कोई भागकर भागा, कोई जलकर मर गया। मतलब पूरा नेपाल जो है तहस नहस हो गया है। सबसे पहले तो जेनजी जो थे संसद में आग लगा दिए। नेता जो थे लट छोड़कर बंदरों की तरह लटक लटक कर भागे हैं। किसी को तो दौड़ाकर मारे तो किसी को जलाकर मारे। लेकिन सबसे बड़ा जो एक कारण था प्रोटेस्ट का वह था करप्शन। करप्शन नेपाल में इतनी फैल गई थी कि वहाँ की जो आम जनता थी वो पिस रही थी। जहाँ पर एक तरफ देखा जाता है कि आम जनता खाने के लिए मोहताज हो रही थी, वहीं पर ये जो नेताओं के बच्चे थे ये विदेश की यात्रा कर रहे थे, महंगे महंगे कपड़े पहन रहे थे, बैग ले रहे थे, जूते पहन रहे थे, विदेशों में घूम रहे थे। और साथ ही साथ इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की, इन्होंने जो कर रहे थे, जो इनके आलीशान बंगले थे, विदेशों की पढ़ाई थी, वहाँ पर जो घूमने फिरने का, ये सारी वीडियो शेयर कर रहे थे सोशल मीडिया पर, जो एक बहुत बड़ा कारण बना है इस नेपाल में जो जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ। ये सारे सोशल मीडिया पर इस तरह से ट्रेंड करने लग गए कि लोगों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाना शुरू कर दिए। और फिर वहीं पर जब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ में जो नेपाल की आम जनता थी जिसे खाने के लिए तड़प रहे थे, वहाँ की जो यंग जनरेशन थी वे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, वे पढ़ने के लिए पैसे जुटाने के लिए वे पार्ट टाइम काम करने लग गए। कहीं पर वे होटलों में काम करते या फिर कुछ और भी जो भी उन्हें सही लगता वे काम करने लगे ताकि वे अपनी पढ़ाई का फीस दे सकें। और वहीं पर नाम दिया गया नेपो किड्स और नेपो बेबी। ये नेपो किड्स और नेपो बेबी जो थे वही नेपाली बच्चे थे जो बड़े बड़े राजनीतिक के बच्चे थे, यानी कि वहाँ के प्रधानमंत्री के बच्चे थे, वहाँ के जितने भी मंत्री थे उनके बच्चे थे। और वहाँ का शासन कैसा था, वहाँ पर अगर ये लड़ाई छिड़ी है तो ये सिर्फ 1 और 2 दिन की बात नहीं है, ये बहुत दिनों से लोग सह रहे थे इनके जुल्म को। ये देख रहे थे कि इनके बच्चे इतने आलीशान ज़िंदगी जी रहे हैं और हम सब गरीबी रेखा के नीचे चले जा रहे हैं। और यही वजह थी कि यहाँ से बहुत सारे यंग जनरेशन विदेशों में जाकर वहाँ होटलों में शेफ का काम करते थे। हमने ये भी देखा है कि भारत में आकर वे चाउमीन मोमो बेचते थे और इन्हें बहुत सारे लोग जो थे नेपालियों को पसंद करते हैं क्योंकि बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं और ये चाउमीन मोमो बहुत ही अच्छी तरह से बनाते हैं। साथ ही साथ वहाँ की बहुत सारी युवतियाँ यानी कि लड़कियाँ जो है भारत के ब्यूटी पार्लर में, स्पा में देखी जाती है। वे लोग इस तरह से काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। अब जानिए अगर इतनी बड़ी यंग जनरेशन वहाँ पर बेरोजगार थी तो लोगों को कैसा फील होता होगा। अगर जेब में एक पैसा ना हो तो लोग शर्म से कुछ कर नहीं पाते हैं, उनके लिए तो ऐसा लगता है कि वे धरती पर बोझ बन गए हैं और वे डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी जो यंग जनसंख्या थी वे बेरोजगारी से जूझ रही थी। वहीं पर अमीरों के बच्चे विदेशों में घूम रहे थे, महंगे ब्रांड का इस्तेमाल कर रहे थे। और यही नहीं, करप्शन इतना फैल गया था कि चाइना के सहयोग से जो एयरपोर्ट बना उसमें इन्होंने 1400 करोड़ का करप्शन किया। ललित निवास में इनका करप्शन था, घोटाला था। गिरी बंधु में हुआ 54,000 करोड़ का, ओरिएंटल में 1300 करोड़ का और कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगभग 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। यहाँ तक कि यहाँ इनका जो मेडिकल हेल्थ सिस्टम था वह भी सही नहीं था, काफ़ी लोग बीमारी से मरते जा रहे थे। बहुत सारे MRI या CT स्कैन जैसी बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध नहीं थी, सही तरीके से काम नहीं कर रही थी। इससे जनता काफ़ी असंतुष्ट थे।
अब ये करप्शन इतनी बढ़ गई कि जो स्टूडेंट थे, बच्चे थे वहाँ के, वे काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि एक तरफ वे अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करने लग गए थे, और वहीं पर दूसरी तरफ ये नेपो किड्स, नेपो बेबी जो थे, ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। और वो भी किन के पैसों से, इन गरीबों की खून चूस कर जो पैसे जा रहे थे, वे लोग करप्शन करके अपना अपना बंगला, अपना मकान, सब कुछ बना रहे थे और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे। यहाँ तक कि नेपाल के बच्चे इतने बेरोजगार हो गए कि जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध स्टार्ट हुआ था, उस वक्त नेपाल से बहुत सारे बच्चे रसिया गए और वहाँ पर उन्हें 25-30 दिन की ट्रेनिंग दी गई और यूक्रेन से लड़ने के लिए भेज दिया गया हथियार दे करके, और वो बच्चे वहीं पर जाकर शहीद हो गए। अब सोचिए उनका घर परिवार किस तरह से बेसहारा हो गया। सोचिए कितनी गरीबी की हालत में लोग जी रहे थे कि अपने देश से जाकर बाहर के देश में इन्होंने फौज में जुड़ गए और वहाँ पर वे जाकर शहीद हो गए। और इनका जो लोकतंत्र था 3 लोगों के बीच ही घूमता रहा। जैसे ही 2008 में राजा को हटा दिया गया, वैसे ही ये जो सत्ता थी लोकतंत्र के हाथ में आ गई, और ये चंद लोगों के हाथ में ही थी। यानी कि 3 लोग जो थे आपस में कभी वो बैठते थे, कभी वो बैठते थे, कभी वो बैठते थे, यानी कि कभी नेपाली कम्युनिस्ट, कभी नेपाली कांग्रेस, इस तरह से इनका राज चलता रहा। 2018 में पहले ओली बने, उसके बाद 2021 में देवरा, 2022 में प्रचंड, और फिर 2024 में ओली जो है सत्ता को संभाल लिया। इसी तरह ये लोग गठबंधन की सरकार बनाते थे, तो कभी तू बैठ तो कभी तू बैठ तो कभी मैं बैठूंगा। इस तरह के ये लोग आपस में राजनीतिक चलते थे, यानी कि किसी चौथे को तो ये मिलता मौका ही नहीं देते थे। और इस तरह से सबसे बड़ा कारण तो इनके बच्चे ही बने इस लड़ाई के मैदान में, क्योंकि उन्होंने जो इतने सारे सोशल मीडिया पे फैला रखे थे अपने आलीशान जिंदगी का, जो आम जनता सहन नहीं कर पाई, कि एक तरफ हम लोग गरीबी के चक्के में पीस रहे हैं, दूसरी तरफ नेपो किड्स, नेपो बेबी पूरे पैसे ऐसो आराम की ज़िंदगी में उड़ा रहे। अब हमारे भारत के लोग राजनीतिक को देख लीजिए, कम से कम उनसे इनको सीखना चाहिए था कि भारत के राजनीतिक के जो बच्चे होते हैं, कभी वो मीडिया के सामने नहीं आते हैं, कभी वो नहीं दिखाते कि हम इतने आलीशान, मेरा घर है, आलीशान ज़िंदगी जी रहा हूँ, क्योंकि उन्हें पता है अगर वे इस तरह दिखाएंगे तो आम जनता उन्हें भी उखाड़ कर फेंक देगी। तो यही वजह है कि भारत के जितने भी राजनीतिक लोग हैं, करप्शन तो भी भर भर के करते हैं, लेकिन वे पर्दे के सामने नहीं आते, वे कभी अपने घर को नहीं दिखाते हैं। वो देखिएगा कभी भी इंटरव्यू देते हैं तो अपने लॉन में या पार्क में जहाँ भी बैठ कर देते हैं, कभी भी अपने घर के अंदर नहीं बैठते हैं, और वहाँ पर सीन ऐसा क्रिएट कर देंगे जैसे कि वे लोग आम जनता की तरह जी रहे हैं, पर ऐसा वाकई में होता नहीं है। ये लोग भी काफ़ी करप्शन करते हैं। तो इस तरह की आलीशान ज़िंदगी जब लोगों ने देखा, सोशल मीडिया पे इतने ट्रेंड करने लग गए कि लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया कि एक तरफ जहाँ पर नेपाली बच्चे जो थे भूख से मर रहे थे, तड़प रहे थे, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए पार्ट टाइम का काम कर रहे थे, वहीं पर ये नेपो किड्स, नेपो बेबी ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उनके पास, अगर नेपाल में इतनी गरीबी है तो उनके पास इतने पैसे आए कहाँ से? बस इन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि अब हम नहीं छोड़ेंगे, हमें आवाज़ उठाना है, और सीधा एक दिन डिसाइड किया और भारी भीड़ से ये लोग गए और संसद भवन को आग लगा दी। जैसे ही आग लगी, इतनी भीड़ के साथ पुलिस ने बहुत रोकने की कोशिश की, पर ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद ओली की सरकार ने एक फैसला सुनाया कि उन पर गोली चला दी जाए, और फिर पुलिस ने सीधे बच्चों के सर पर यहाँ मारा। इसमें काफ़ी संख्या में स्टूडेंट थे और उन्हें मार कर ख़त्म कर दिया। कम से कम 19 बच्चे वहाँ पर मारे गए। अब इस कंडीशन को देखकर जो लोग इस प्रोटेस्ट में नहीं उतरे थे, वे भी उतर गए प्रोटेस्ट में और कहे नहीं, अब बहुत हुआ, इनका राज अब इन्हें ख़त्म करना है। और इसका एक और भी बड़ा कारण था कि वहाँ की जब ये लोग ट्रेंड करने लग गए तो फिर लगा कि इनका विरोध हो रहा है, तब जाके वहाँ की सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कहा कि तुम लोग अपने ग्रीवांसेस ऑफिसर को नियुक्त करो। 7 दिन के अंदर उन्हें टाइम दिया गया, लेकिन
ये 7 दिन के अंदर केवल टिकटॉक ने अपने ग्रीवेंसेस नियुक्त कर लिए थे, टिकटॉक ने ग्रीवेंसेस ऑफिसर नियुक्त कर लिए थे, बाकी किसी ने नहीं किया था। इस वजह से टिकटॉक को छोड़ दिया गया, बाकी जो प्लेटफॉर्म थे उससे बैन लगा दिया गया। अब लोगों का कहना था कि ये सोशल मीडिया केवल रील देखने या बनाने के लिए नहीं होती है, उसके ऊपर बहुत बच्चे जो है ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे बिजनेस डीलिंग होती है, बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम है, तो इस तरह से बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है। तो उनका कहना था कि उन्होंने यही नारा लगाया था कि बैन करप्शन नॉट द सोशल मीडिया, कि करप्शन को बंद करो, सोशल मीडिया को नहीं। तो यही तो मेन तो इनका कारण था करप्शन, और दूसरा आ गया इनके लिए सोशल मीडिया, जहाँ से बहुत सारे लोग इनकम जनरेट कर रहे थे और अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। तो ये जो था इनका ये भी बंद हो गया, ये भी इनसे छीन लिया गया। अब जो ये सड़क पर आ गए, ये अब रुकने का नाम नहीं लिए। इन्होंने किसी चीज को नहीं छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक को जला डाला, जेल में अफरा तफरी मचाकर वहां से भी कैदियों को रिहा करा दिया। अब इन सब के बीच में एक नाम उभर कर आता है, वो था नेपाल में एक हामी नेपाल करके एक एनजीओ है, जिसे चला रहे थे सुडान गुरुंग। इन्होंने भी इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित किया। स्टूडेंट के जो प्रोटेस्टर थे, जेंजी थे, इनको भी इनका सहयोग मिला, और साथ ही साथ काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी प्रोटेस्टर को बहुत ही ज़्यादा अपना सहयोग दिया। हालांकि बहुत हद तक प्रोटेस्ट को शांत कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अब सेना जो है आ चुकी है, इन्हें सेना जो है इसमें शामिल हो चुकी है, जिस वजह से बहुत हद तक प्रोटेस्ट जो है कम हो गया है, बहुत हद तक प्रोटेस्ट जो है कंट्रोल में आ गया है। अंतरिम सरकार जो है सुशीला गार्गी के हाथों में फिलहाल के लिए दे दिया गया है। ये सुशीला गार्गी भारत के जेएनयू से पढ़ी लिखी है और ये जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी काम कर चुकी है। अब देखना यह है कि आगे वहाँ की जनता किस तरह का डिसीजन लेती है, क्या वहाँ पर फिर से राजतंत्र होगा या फिर लोकतंत्र होगा, यानी कि राजा राज करेंगे, या फिर ये जो सत्ता है किसके हाथ में जाएगी। जैसे लोगों का मानना है, हो सकता है बालेन शाह के हाथ में दे दिया, क्योंकि वो युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। तो लोग अभी काफ़ी कंफ्यूज है, अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुँचे हैं। पर क्या आपको पता है, इन सब चीज़ों से भारत को बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अगर हमारे पड़ोसी देश में ऐसा कुछ भी होता है, इस तरह की चीज़ें जो हुई है, जो नेपाल को 10 साल पीछे की इकोनॉमी में ले गई, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ नष्ट हो चुका है, जिसे रिकवर करने में 10 साल लग जाएंगे। तो इस तरह से अगर पड़ोसी देश में किसी तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, तो उसका जो इफेक्ट होता है पड़ोसी देश पर पड़ता ही है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल के साथ हमारी बोलते हैं ना रोटी और बेटी का संबंध है। पर ये नेपाली जो लोग हैं, ये कभी भी भारत पर विश्वास नहीं कर रहे, इन्हें चाइना ही अपना दिखता है और भारत इन्हें दुश्मन दिखता है, जबकि हमारे भारत ने इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। एक नेपाल के लोगों को समझना होगा कि भारत उनका दुश्मन नहीं है, पर ये लोग जो है समझने का नाम नहीं ले रहे। और जेंजिस ने एक और गलती की है, इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट को चला दिया गया है और कैदियों को जो रिहा कर दिए गए हैं, कैदियों जो थे वो तो कैदी ही थे, वो क्रिमिनल थे। अब हो सकता है ये भारत में घुस जाए, क्योंकि नेपाल से भारत आने के लिए कोई वीज़ा तो लगती नहीं है, बस पकड़ेंगे और भारत में घुस जाएंगे, और हो सकता है यहाँ भी आतंक मचाएंगे, क्योंकि ये तो क्रिमिनल थे। तो जेल से कैदियों को रिहा नहीं करना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट को नहीं जलाना चाहिए था, क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट जल गया है तो सारे दस्तावेज जल गए। अब कैसे पता चलेगा कौन कितना करप्टेड था, किसके खिलाफ क्या क्या फाइल की गई है, ये सारी चीज़ जल गए। बहुत सारे ऑफिशियल दस्तावेज जल गए हैं, इससे बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होगा। तो अगर जेंजिस ने इस तरह का अंजाम दिया है, तो कहीं ना कहीं पूरे नेपाल को भी इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि विनाश काले बुद्धि विपरीत होए। तो इन्होंने जो इस तरह का कदम उठाया है, कदम जो है बिल्कुल सही नहीं है। मानते हैं हम
कि नाराज़गी होती है, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि आम जनता उसमें पिस जाए। इससे नेता और जो भी उनका तो जो नुकसान हुआ हुआ, लेकिन क्या आम जनता सफ़र नहीं करेगी? करेगी। कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक बार सोच के देखिए, अगर भारत में ऐसा होता है तो आपका परिवार भी उसमें आ सकता है। तो कोशिश कीजिए इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं, क्योंकि ये भारत किसी एक व्यक्ति का देश नहीं है। अभी वही नेपाल के बच्चे कह रहे हैं कि हमें मेरा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह होना चाहिए। तो क्यों नहीं आप लोग सीख रहे हो? आप भारतवासी को कोई चीज़ उनसे सीखना चाहिए कि वे लोग वहाँ पर करने के बाद वे लोग कैसे नेता का डिमांड कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री की तरह नेता का डिमांड कर रहे हैं। और हमें किसी व्यक्ति या वस्तु से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, नेता चाहे कोई भी हो। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और हमें अपने देश के लिए सोचना चाहिए। नेता कोई भी राज करे, चाहे नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उससे हमें कुछ नहीं लेना देना चाहिए। हमें देखना चाहिए हमारे देश की उन्नति कैसे हो, हमारा देश कैसे आगे बढ़े। हमें हमेशा ये विचार रखने चाहिए मन में, किसी व्यक्ति प्रधान को लेकर के हमें अपना राय नहीं देना चाहिए, चाहे वो नेता कोई भी हो। हमें अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना, हमेशा इस पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। आज नेपाल में अगर इस तरह के हादसे हुए हैं, इससे नेपाल 10 साल पीछे चला गया है, इनकी इकोनॉमी 10 साल पीछे चली गई है। तो सोचिए अगर भारत में इस तरह के हादसे होते हैं तो हमारी इकोनॉमी भी पीछे चली जाएगी। तो हमें अपने देश की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी इस तरह की देश के साथ अपने देश को कंपेयर करना चाहिए जहाँ की इकोनॉमी इतनी गिरी हुई है। हमें ना तो बांग्लादेश से कंपेयर करना है, ना ही श्रीलंका से, ना ही नेपाल से। हमें अपनी देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है और हम आगे बढ़ाएंगे, हमें बढ़ाते रहना चाहिए और उसमें हमें अपना योगदान देना चाहिए कि हमारे देश किस तरह से हर जगह से, हर पूरे ग्लोबली हमारा देश आगे बढ़े। हमें इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि इन लड़ाई झगड़ों पे अपना ध्यान को भटकाना चाहिए। तो राधे राधे दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।